Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my next video lecture. Today we will go through meiosis 1, 2 and errors in meiosis, significance of meiosis and necrosis and apoptosis. First we will try to define what is meiosis. It is the process by which one diploid 2N eukaryotic cell divides into 4 haploid daughter cells. इसका क्या मतलब है कि मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो कि सेक्सुअल सेल्स में होता है और इसके दौरान एक कंप्लीट जो एक इंडिविजुअल है उसके अंदर हम कहते हैं कि 2N क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स टोटल। 46 क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट इंडिविजुअल होता है। तो उस इंडिविजुअल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वहाँ पे ये मियोसिस का प्रोसेस होगा और सेल डिवाइड होके उससे 4 सेल्स बनेंगे और हर सेल के अंदर जिसको हम गेमीट सेल्स कहते हैं और डॉटर सेल्स या गेमीट सेल्स, उन गेमीट सेल्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं। 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स के गेमीट्स बनते हैं and this whole process is known as or whole cell division is known as meiosis. And the preparatory steps of meiosis, they are simply similar to that of interphase, like they have G1 phase, S phase and G2 phase, जिसके अंदर G1 phase में बहुत सारे ऐसे enzymes बनेंगे, cell division की तैयारी होगी and in S phase the DNA will duplicate and in G2 phase again those proteins will be synthesized which are required for my formation of spindle fibers. And after interphase it will be followed by meiosis 1 and meiosis 2. And in during this meiosis, the homologous chromosomes in diploid cells initially will separate from each other, and then majorly two main steps will occur like karyokinesis in which nucleus will divide and cytokinesis in which cytoplasm will divide. अब जो कैरियोकाइनेसिस है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 just like that of mitosis. These are the various steps. प्रोफेज 1 होगा ऑब्वियसली कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप, मेटाफेज 1। अब प्रोफेज 1 के अंदर होता क्या है कि अगेन क्रोमेटिन विल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स and the homologous chromosomes here will pair up, which is known as synapses. Here you can see in diagram that इस डायग्राम में आप देखें कि क्रोमोसोम्स जो है वो लेंथ वाइज एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाते हैं विच इज नोन एज साइनेप्सिस। एंड इस प्रोसेस को हम टेट्रेड भी कहते हैं। टेट्रेड का मतलब क्या है कि हैविंग 4 क्रोमेटिड्स। तो इनके 4 क्रोमेटिड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये लेंथ वाइज ये 2 क्रोमेटिड्स हो गए, ये 2 क्रोमेटिड्स 1 2 3 एंड 4। जो आपको ब्राउन कलर में एक क्रोमोसोम का एक पेयर आपको नजर आ रहा है जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम हम कहेंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर अप हो जाते हैं, पेयर अप होके ये बाईवेलेंट कहते हैं। इस होल ब्राउन जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बाईवेलेंट कहा है और इसको हम टेट्रेड कहते हैं बिकॉज दे हैव 4 क्रोमेटिड्स। ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से इस तरफ 2 क्रोमेटिड्स और दूसरी तरफ 2 क्रोमेटिड्स, तो मिला के 4 क्रोमेटिड्स बन गए, इसलिए हम इसको टेट्रेड भी कहते हैं। तो इस स्टेप में या प्रोफेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाते हैं और फिर जिसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। और इसी जो क्रोमोसोम्स की जो 4 क्रोमेटिड्स वाली जो स्ट्रक्चर बनते हैं दे आर नोन एज टेट्रेड्स या इनको हम बाइवेलेंट्स कहते हैं। After that, the non-sister chromatids will again join together. अब यहाँ पे देखें ये एक homologous pair है, this is another homologous pair। जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, this is one homologous pair, this is another homologous pair।
दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो एक ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, एक ब्राउन में नजर आ रहा है, दीज आर नॉन सिस्टर। जो एक ही कलर में जो आपको दो क्रोमेटिड्स नजर आ रहे हैं, दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड दीज ब्लू एंड ब्राउन आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। दीज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स विल जॉइन टुगेदर, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म chiasmata. दिस इज नोन एज chiasmata formation, इसको हम कहते हैं chiasmata formation, एंड द प्रोसेस एंड द होल फिनोमेना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, जिसके दौरान एक क्रोमोसोम का जेनेटिक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के जेनेटिक पार्ट के साथ एक्सचेंज हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहा है, एंड दिस इज नोन एज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये एक क्रोमोसोम का पार्ट है, दूसरा ये क्रोमोसोम का पार्ट है। ब्लू कलर का जो पार्ट है क्रोमोसोम का, वो ब्राउन के ऊपर जा रहा है, और ब्राउन जो है वो ब्लू वाले जो होमोलोगस पेयर है उसके अंदर आ रहा है। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, विच इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो प्रोफेज के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, क्रोमोसोम्स अपना जो डीएनए का पार्ट है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। After that, again, it will follow all other steps of prophase one, like nucleolus and nuclear membrane will disappear, spindle fibers will be formed. अब इस डायग्राम में आप देख लें कि दिस इज इंटरफेज, जहाँ पे G1 फेज होगा, S फेज होगा, G2 फेज होगा, दिस इज प्रोफेज 1। यहाँ फिर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होंगे, स्पिंडल फाइबर्स विल फॉर्म, सेंट्रियोल्स विल डुप्लीकेट एंड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, और यहाँ पे देखें दोनों ऑपोजिट पोल्स पे चले गए हैं, एंड देन क्रॉसिंग ओवर विल टेक्स प्लेस। तो ये चार बेसिक चीज़ें हैं जो प्रोफेज 1 के अंदर हो रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, सेंट्रियोल्स माइग्रेट करेंगे दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ, एंड देन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स विल फॉर्म। After prophase, then metaphase plate will be formed. Again, these chromosomes will arrange themselves on spindle fibers. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, during this phase, metaphase 1, metaphase plate will be formed by arranging these chromosomes on spindle fibers. और एक स्पिंडल फाइबर के ऊपर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे दो क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के दो पेयर सिंगल स्पिंडल फाइबर के ऊपर अरेंज हो रहे हैं, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन माइटोसिस 1. Metaphase plate will be formed in metaphase 1. After that, anaphase 1 will takes place by breaking the chiasmata which was formed previously. तो chiasmata जो पहले बना था वो ब्रेक हो जाएगा बीच में से, स्पिंडल फाइबर्स पुल करेंगे सेंट्रोसोम की तरफ, तो सेंट्रोसोम की तरफ स्पिंडल फाइबर्स की पुलिंग की वजह से ये जो ऑलरेडी इन्होंने chiasmata जो बनाया था, दैट विल सेपरेट, एंड दीज क्रोमोसोम्स विल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स यहाँ। और उसके बाद टेलोफेज के अंदर ये क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम्स की जो पेयर्स हैं, दे विल रीच on the opposite poles, and again this nuclear envelope will appear, and nucleolus again will appear, और फिर ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम्स हैं, वो दोबारा डिकंडेंस होके क्रोमेटिन की हालत में ये दोबारा चले जाएंगे। After this, obviously cytokinesis will takes place. साइटोप्लाज्म इनका डिवाइड होगा, अभी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म विल डिवाइड। साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा? अगेन विद पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक इन एनिमल सेल, जो ऑलरेडी हमने माइटोसिस 1 में स्टडी किया है। एनिमल सेल्स में इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करता है, और उसके बाद जो है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, एंड इन केस ऑफ प्लांट सेल्स फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, जिसकी वजह से इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। And these two haploid daughter cells are formed. After this, the interphase, after completion of this cytokinesis, now the cell will enter into meiosis 2. meiosis 2 का phase में जब enter होगा, meiosis 2 phase में enter होने से पहले again interphase होगा, क्योंकि हर cell division से पहले जो basic step होता है, that is interphase. तो interphase 2 meiosis 2 का पहला स्टेप होगा, जहां पे अगेन G1
और G2 फेजेस होते हैं, यहाँ पे सिर्फ S फेज नहीं होता. The difference between interphase of meiosis 1 and meiosis 2 is that there is no S phase and there is no duplication of chromosomes during this stage. अब सेल meiosis 2 में इंटर होने जा रहा है, and this meiosis 2 is exactly similar to that of mitosis. Again, यहाँ पे जो प्रीवियसली मियोसिस 1 में 2 सेल्स जो बने थे, दोनों के अंदर अलग अलग से मियोसिस 2 होगा. एक सेल से अगेन 2 बनेंगे, दूसरे वाले सेल से भी अगेन 2 बनेंगे. अगेन प्रोफेज 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन will disappear, nucleolus will disappear, and spindle fibers will be formed. And after that, in metaphase, these chromosomes will arrange themselves on spindle fibers, and after that, in anaphase, then these chromosomes will move towards opposite pole due to a shortening of these spindle fibers. And then in telophase, the half number of chromosomes will reach to the opposite poles, and then nuclear membrane again will appear, nucleolus will appear, and then chromosomes again decondense into chromatin. तो अभी आपको नजर आ रहा है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ ये 4 सेल्स बन गए हमारे पास. These are actually the gamete cells. In case of female, we can say the egg cells, or in case of males हम कहते हैं these are sperm cells. What are the significances of meiosis? The major significance of meiosis is production of variations in next generation. अभी आपने क्रॉसिंग ओवर में देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपना डीएनए का मटेरियल एक दूसरे के साथ चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं. कि आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे कि जो कि पेरेंट्स में से मदर या फादर से बिल्कुल भी वो रिलेट नहीं करते, बल्कि वो मतलब उनके पास कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस आ रहे होते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और दिस क्रॉसिंग ओवर, जो कि एक डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर बन जाता है उस इंडिविजुअल के लिए. वो कैरेक्टर हो सकता है कि उस इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करने के लिए उसके लिए ज़्यादा बेहतर भी साबित हो सकता है. तो इसी तरह से वेरिएशंस आ जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर. एंड अनदर बेस्ट सिग्निफिकेंस इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन. अभी इनिशियली हमने डिस्कस किया कि एक इंडिविजुअल के अंदर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको हम 2n कहते हैं, जिस तरह 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के केस में. तो जब मियोसिस होती है तो इनके गैमीट जो बनते हैं उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं हर गैमीट के अंदर. और जब ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ गैमीट्स आपस में दोबारा कंबाइन हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से जब नया इंडिविजुअल बनता है तो उस नए इंडिविजुअल के अंदर अगेन फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. और अगर इसके मियोसिस के दौरान हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बनेंगे तो 46 एक सेल में, एक गैमीट सेल में 46, दूसरे में 46 जाएंगे, तो वो एक इंडिविजुअल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए वो तो नहीं बनता. तो इसका मेजर फंक्शन यही है कि जस्ट टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि हाफ गेमीट्स के अंदर जाएंगे तो तब जाके ये 2 गेमीट्स जब बनेंगे तो फिर अगेन वो फुल एक इंडिविजुअल बना सकता है या एक जाइगोट बना सकता है विच विल डेवलप इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल. और प्लांट्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक स्पोरोफाइट जनरेशन और एक गेमिटोफाइट जनरेशन होता है. कि एक इंडिविजुअल प्लांट की जो बॉडी होती है उसको हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, जिसके अंदर जिसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, तो फ्लावर के अंदर गेमीट्स बनते हैं. मेल गेमीट भी बनता है जिसको गेमिटोफाइट जनरेशन कहते हैं. अब अगेन गैमीट्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मेल गैमीट्स भी बनते हैं, फीमेल गैमीट्स भी. अगेन वो जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक इंडिविजुअल जो कि स्पोरोफाइट जनरेशन, एक गेमिटोफाइट जनरेशन से स्पोरोफाइट जनरेशन बनता है, स्पोरोफाइट जनरेशन से गेमिटोफाइट जनरेशन बनता है. और इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. 2 जनरेशंस एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं और फिर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं. And what are errors in meiosis? Non-disjunction results in production of gametes which have either more or less than normal number of chromosomes.
ड्यूरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन, अभी हमने जो देखा कि जो स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन हो रहे थे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहे थे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ। तो इसमें अगर कहीं पे मसला आ जाता है, स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपर तरीके से उनकी पुलिंग नहीं होती है, तो एक पोल की तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, दूसरे पोल की तरफ कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसकी वजह से गेमीट्स के अंदर 23 से ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, 24 जाते हैं या फिर 22 जाते हैं। तो जब वो एक नॉर्मल गेमीट के साथ फर्टिलाइज होगा, तो एज ए रिजल्ट जो इंडिविजुअल बनता है, जो एक डिप्लॉयड बनता है, उसके अंदर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं या 45 होते हैं। एज ए रिजल्ट ये एबनॉर्मल जो है एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती है। दीज आर द एरर्स इन मियोसिस, जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। Here you can see the comparison between mitosis and meiosis. Okay, initially, in case of mitosis, one homologous chromosomes do not form pairs. There is no crossing over. Obviously, crossing over mitosis के case में नहीं होगी. But in case of meiosis, pairing of homologous chromosomes and this and crossing over will takes place. Single chromosome align to form metaphase plate. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक ही क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट बना रहा है, जबकि यहाँ पे homologous chromosomes मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं। And after that, chromosomes break and individual chromatids are pulled towards opposite poles. But in case of meiosis, individual chromosomes are pulled towards opposite poles and daughter nuclei contain haploid number of chromosomes. जबकि mitosis के केस में daughter nuclei contain the diploid number of chromosomes, means the same number of chromosomes as their parent cell in case of mitosis, और जबकि in case of meiosis the daughter cells will contain half number of chromosomes. यहाँ पे देखें इससे half है, half number of chromosomes in daughter cells. What is difference between apoptosis and necrosis? एपोप्टोसिस आपने सुना होगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ हम कहते हैं कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो ऑलरेडी सेल के अंदर प्रोग्राम्ड हो उसी मुताबिक सेल की अगर डेथ होती है, दैट इज नोन एज एपोप्टोसिस। व्हाइल नेक्रोसिस इज एक्सीडेंशियल सेल डेथ, किसी लिविंग टिश्यू की एक्सीडेंशियल सेल डेथ हो जाती है किसी इंजरी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या कैंसर की वजह से, तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। What will happen in apoptosis? The enzymes first break the cytoskeleton and cells will shrink. Cytoskeleton already हमने discuss किया है. Cytoskeleton कुछ enzyme secrete करता है वो cell जो कि cytoskeleton को break down करता है, cells shrink हो जाते हैं and nucleus separate in the form of several discrete chromatin bodies, and after that cell membrane will make irregular bursts, सेल के सरफेस के ऊपर बर्स्ट बनने शुरू हो जाते हैं, which are known as bleeps. And after these bleeps will break from the cell and they form apoptotic bodies which are phagocytosed by the other cells. जो फेगोसाइट्स होते हैं वो जाके इन ब्लीप्स जो कि पेरेंटल सेल से पहले अलग हो चुके हैं उनको engulf कर जाते हैं, एंड उसके बाद फिर वहाँ एंजाइम्स secrete हो जाते हैं, and then these will break down these materials, and these occur when a cell is damaged or undergoes stress condition. जब सेल नेचुरली डैमेज हो जाता है या स्ट्रेस कंडीशन में चला जाता है, तो एज रिजल्ट सेल के अंदर एपोप्टोसिस होती है। और ये एपोप्टोसिस होती क्यों है? इट एक्चुअली प्रिवेंट्स द सेपरेट ऑफ इन्फेक्शंस। जब बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा होता है उसको मजीद सेपरेट करने से बचाने के लिए, इट ऑल्सो गिव एडवांटेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब जाइगोट से एक इंडिविजुअल बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रही होती है उस दौरान कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसको एपोप्टोसिस के थ्रू ख़त्म करना होता है, जिस तरह से जो फिंगर्स के बीच का जो स्किन मटेरियल होता है उसको भी ये एपोप्टोसिस के थ्रू एंगल्फ कर सकते हैं। एंड नेक्रोसिस इज लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। जाहिर है एपोप्टोसिस एक नेचुरल प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, तो वो एक खास सीक्वेंस में हो रहा होता है,
and but necrosis is less sequential. It Necrosis may occur when cell is given with less oxygen environment. सेल जब स्ट्रेस फील करता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब सेल नेक्रोसिस की तरफ जाता है, and it releases a specific type of enzymes from lysosomes, and these lysosomal enzymes break the cellular component, and then these are released into surrounding cells. और ये हो सकता है कि ये जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है वो सेल्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और उससे जो मटेरियल निकलता है वो दूसरे सेल्स को डैमेज भी कर जाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो.